अजयगढ़ में महेंद्र पाल वर्मा के समर्थन में उमड़ा विशाल जनसमूह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद पहुंचे रथ से अजयगढ़। अखिलेश यादव ने जनता से की अपील कि हमारे प्रत्याशी लोधी महेंद्र पाल वर्मा को जिताएं। हम आपको बता दें कि पन्ना विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी तारतम्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अजयगढ़ में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोधी महेंद्र पाल वर्मा के समर्थन में वोट करने की अपील की और कहा कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के द्वारा पूरे देश के हेलीकॉप्टर बुक कर लिए गए हैं। मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, मुझे सभा में आना था, मैं रथ के द्वारा सभा में आया हूं। अगर रथ भी खराब हो जाता तो मैं साइकिल से आता और आपके बीच उपस्थित होता। अखिलेश यादव द्वारा अपने संबोधन में आगे कहा गया कि भारतीय वायुसेना का सबसे भारी विमान जो सड़क पर उतरा था, जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, वह सड़क समाजवादी पार्टी ने बनवाई थी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, तभी हम लोगों को पता लगेगा कि हम कितने हैं, कितनी किसकी जाति है। उसी को उसका हक और सम्मान दिलाने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमें भरोसा दिलाएं और हमारे प्रत्याशी महेंद्र पाल वर्मा को जिताएं और विधानसभा पहुंचाएं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण कांग्रेस पार्टी ने हमें दूर कर दिया। जब उन्होंने दूर कर दिया तो हमारे सामने यही रास्ता था कि हम लोग चुनाव न लड़े, भूल जाएं लाल टोपी, भूल जाएं साइकिल और उत्तर प्रदेश में ही सीमित रह जाएं। लेकिन हमें याद आया समाजवादियों के पुराने नारे और नेताजी का संकल्प कि नेताजी और समाजवादी लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचे। इसलिए मैंने संकल्प लिया और फैसला लिया कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें साथ नहीं देगी तब भी हम अकेले यहां पर चुनाव लड़ने जाएंगे। वैसे तो बीजेपी ने सब हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। ये बीजेपी वाले कमाल के हैं, इन पे इतना पैसा है कि सब बुक कर लिया इन्होंने। जितने देश के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के पास हैं। मैं अपने अजयगढ़ पन्ना के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर हेलीकॉप्टर खराब हुआ है, हमारा रथ भी खराब हो जाता, हमें अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो मैं साइकिल से आपके बीच में आता। और समाजवादी लोग संघर्ष और साइकिल में कभी नहीं घबराते हैं। यहाँ बहुत सारे नेता, वैसे लोग नेता हमारे मंच में बैठे हैं जिन्होंने 100-100 किलोमीटर साइकिल चला करके समाजवादी पार्टी को बुलंद किया है। यही मंच में बैठे हमारे विधायक प्रधान जी कहाँ हैं? ये मामूली जिला पंचायत सदस्य थे, ये नंगे जब ये विधायक नहीं थे तो नंगे पैर रहते थे। इन्होंने संकल्प लिया कि हम जूते और चप्पल तभी पहनेंगे जब जीत जाएंगे। जिस संकल्प इन्होंने लिया था उसको किसी ने पूरा किया है, तो समाजवादी लोगों ने इन्हें विधायक बना करके विधानसभा में पहुंचा दिया। एक नौजवान साथी जो केवल जिला पंचायत सदस्य था और 1 लाख वोट पाए, 1,05,000 वोट पाए और न जाने कितने ताकतवर मंत्री थे, लेकिन नंगे पैर चलने वाले ने उस मंत्री को हरा करके 1,05,000 वोट पाने का काम किया। ये बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। मैं इनके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, इस कोने से उस कोने तक न जाने कौन सी बातें कह रहे हैं। मुझे वो दिन याद है
जब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने भी टीवी और अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पर, कि प्रधानमंत्री एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ करके सड़क पर उतरने का काम किया था। लेकिन किसी भी अखबार वाले, चैनल वाले ने ये नहीं बताया था कि वो सड़क किसी ने बनाई थी, तो वो सड़क समाजवादियों ने बनाई थी। और ऐसी सड़क बनाई थी कि एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन, सबसे बड़ा हवाई जहाज सड़क पर उतरा था और उसमें प्रधानमंत्री आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से, मध्य प्रदेश में अगर एक भी ऐसी सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो तो बता दो। पिछले लगभग 20 साल से सरकार में है, बताओ कहीं एक भी सड़क बनाई हो भाजपा ने जहां पर हवाई जहाज उतर जाता हो? अगर किसी ने देश में सबसे पहले ऐसी सड़क बनाई जिसमें एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर जाए तो वो समाजवादी पार्टी ने। और जब सड़क बन करके तैयार हुई थी तो उस सड़क का उद्घाटन करने का काम नेताजी ने किया था, समाजवादी पार्टी के नेताजी ने। ये बीजेपी वालों के भाषण सुनो। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी एक 5 स्टार होटल में भाषण दे रहे थे कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हम इतनी सड़क बना रहे हैं, इतनी सड़कें बन गई हैं, प्रतिदिन इतनी सड़क बन गई हैं। लेकिन मैं उन्हें बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार थी तो 21 महीने में 323 किलोमीटर सड़क बना करके तैयार कर दी थी और उसी पर हवाई जहाज उतारने का काम समाजवादियों ने किया था। केवल यही नहीं, देश की सबसे बेहतरीन पुलिस व्यवस्था में को देने का काम समाजवादियों ने किया। डायल 100 के नाम से योजना शुरू की। हम लोग जानते हैं समाजवादी लोग कि अगर गांव में झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, किसी फसल के विवाद को लेकर के, एक खेत में दूसरे खेत में कोई जानवर चला जाए या नुकसान होने का पता लग जाए किसान को, झगड़ा हो जाता था गांव में। पुलिस कब आएगी पता नहीं, लेकिन समाजवादियों ने व्यवस्था ऐसी दी थी कि गरीब किसान अगर गांव में है, तकलीफ में, परेशानी में, फोन मिलाता था तो 10 मिनट में और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके उसकी मदद करने का काम करती थी। ये समाजवादियों ने काम करके दिखाया। बताओ मध्य प्रदेश में पुलिस कब पहुंचती है आपके यहाँ? मध्य प्रदेश में पुलिस कब पहुंचती है आपके? अगर घटना हो जाए तो क्या 1 घंटा लेती है, क्या 2 घंटा लेती है? अरे सर, कभी बता रहे 5 घंटा। हमें पता है कुछ जगह तो अगर घटना सुबह हो जाए तो अगली सुबह पुलिस पहुंचती है। ये है व्यवस्था, बताओ मध्य प्रदेश में। आप पता कर लो, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बेहतरीन व्यवस्था अगर किसी ने शुरू की थी तो समाजवादियों ने की थी। और इसी तरह हमारे पढ़ने वाले नौजवान जो आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको लैपटॉप देकर के हम लोगों ने आगे पढ़ने का और उनके सपना पूरा करने के लिए समाजवादी सीमा पर तो उसके केवल मेडल, कपड़े पहुंच जाते थे घर परिवार के पास। उन्हें अपने बेटे के, भाई का, पत्नी को अपने पति के अंतिम दर्शन करने को नहीं मिलते थे। अगर किसी ने फैसला लिया था कि अगर हमारा जवान सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद होगा तो पूरे सम्मान से वो शहीद अपने घर परिवार के बीच में जाएगा और सम्मान से के साथ उसके घर परिवार को मिलने का मौका दिया जाएगा। ये फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी ने लिया था। उसकी वजह से आज भी हमारे शहीदों को सम्मान मिल रहा है। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? मैं तो बीजेपी वालों का भाषण सुनता हूं। जब ये भाषण शुरू करते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन इन्हीं भारत माता के जय बोलने वालों ने अग्निवीर जो व्यवस्था लागू की है, हमारे नौजवान, ये ऐसी नौकरी है, अगर आप सीमा पर सुरक्षा में रक्षा करते हुए शहीद हो गए
तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और सम्मान तो दूर, आपको उसके बाद कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलने वाली, और वो भी नौकरी पूरे जीवन की नहीं है, केवल 4 साल की नौकरी है। सीमा पर चले जाओगे और बाद में अपने गांव में आकर के बेरोजगार बन करके बैठ जाओगे। बताओ ये व्यवस्था दी है इन्होंने, बताओ ये व्यवस्था दी है। ये कहते हैं कि सब नौजवानों को हमने नौकरी दे दी। जब मैंने ये पढ़ा और सुना कि नौजवानों की नौकरी दे दी है मध्य प्रदेश में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ कितने नौजवानों को इन्होंने नौकरी दी है, कितने नौजवानों को रोजगार दे दिया। जो व्यवस्था कांग्रेस के जमाने से चलती आ रही थी, वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने बेरोजगारी बढ़ाई, तो उस बेरोजगारी को बढ़ाने का काम अगर और ज्यादा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भी हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं। बताओ किसान भाई गरीब बैठे यहाँ पर, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये नौजवान, ये बच्चा इसलिए नारा लगा रहा है क्योंकि उसको अपने भविष्य की चिंता है, अपने भविष्य को समझ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। जो बताओ नौजवान बच्चा जो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वो जानता है कि कौन उसके भविष्य को बेहतर कर सकता है, तो यहाँ तो वोट डालने वाले बैठे हैं, इसलिए मदद करना। बताइए बेरोजगारी खत्म हो गई क्या मध्य प्रदेश में? क्या महंगाई खत्म हो गई यहाँ पर? क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया यहाँ पर? और खाद की बोरी क्या आपको पूरी मिल रही है, कुछ निकाल ले रहे हैं ये लोग? बताइए, खाद के लिए परेशान किसान, और किसी फसल की कीमत नहीं मिल रही किसान को। क्या मिल रही आपको फसल की कीमत? और हिसाब किताब लगा लेना आप इनकी सरकार में, आप गरीब बढ़े हैं, गरीबी बढ़ी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है देश में। अगर बात हम प्रधानमंत्री जी की मान लें कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं, तो हो सकता है मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हों। और अगर मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हों, तो हो सकता है पन्ना के जितनी हमारी सभा में बैठे हैं ये सब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। क्या ये बात मानोगे आप? क्या बीजेपी के लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम राशन और 5 साल देंगे, 5 साल राशन और देंगे। तो सोच लीजिए, इनके गलत फैसलों से गरीबी कम नहीं हुई है, गरीबी बढ़ी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विकल्प के रूप में समाजवादियों की आप मदद करें, समाजवादी पार्टी की आप मदद करें। ये समाजवादी लोग वो लोग हैं जो गरीबों को हक और सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमने तो देखा मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हमारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, कभी वो इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। लेकिन हमने भी मन बना लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी को बना करके मध्य प्रदेश में हम लोग एक ताकत बन करके उभरने का काम करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी के लोग कह सकते हैं कि एक विधायक था, याद कीजिए, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी का एक विधायक था। यही कांग्रेस वाले घूम रहे थे कि हमें कब समर्थन देंगे। अगर किसी ने समर्थन दिया था और इनकी सरकार बनाने का काम किया था, तो बिना शर्त के समाजवादी पार्टी ने एक विधायक का सहयोग किया था, समर्थन किया था, उसके बाद इनकी सरकार बनी थी। सरकार तो हमने बना दी इनकी, लेकिन अपने विधायकों को कांग्रेस नहीं बचा पाई। सरकार समाजवादियों के सहयोग से बनी, इनके पास समर्थन नहीं था। बताओ कांग्रेस के विधायक बिक गए थे कि नहीं बिक गए थे? ये अपने विधायक नहीं बचा पाए,
और दूसरों को कह रहे हैं कि आपको हम क्यों अपने साथ ले लें। अगर हमारे एक विधायक यहाँ है तो बताओ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 403 में कितने विधायक हैं? 403 में 2। अगर 230 में हमारा एक है और 403 में कांग्रेस के 2 हैं, 2 विधायकों में एक समाजवादियों के समर्थन से बने हैं, तो 403 में कितने हुए? 1। और अगर 403 को आधा कर दें, मध्य प्रदेश के बराबर कर दें, तो बताओ उनके पास कितने विधायक हैं? आधा विधायक है, पूरा विधायक भी नहीं उनके पास। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में आपके बीच में आई है। यही बीजेपी, यही कांग्रेस के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। ये कितना भी कह दें हम 27% आरक्षण देंगे पिछड़ों को, बताओ मध्य प्रदेश में क्या लागू हो गया 27% आरक्षण? बताओ हमें नौजवान साथियों, ये मंडल कमीशन अगर किसी ने लागू कराया था तो समाजवादी सोच के नेताओं ने, जिसमें नेताजी भी थे, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब जाकर के आपको आरक्षण की सुविधा मिली थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 27% पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम समाजवादियों ने कहा है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल सकता है। और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना होगी तभी हमारे लोगों का पता लगेगा कि हम आबादी में कितने हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिसकी जितनी आबादी होगी उसी हिसाब से उसको हक और सम्मान दिलाने का काम और उसकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए लोकतंत्र में रास्ता वोट से निकलता है। अभी मैं प्रत्याशी की बातें सुन रहा था, कह रहे थे कि हमारे साथी तो हमारे साथ हैं, लेकिन दूसरे साथियों की अभी मदद हमें नहीं मिल पा रही है। ये हमारे प्रत्याशी कह रहे थे कि हमें बहुत सहयोग और समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों का हमें समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि इस लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए समाजवादी सोच के लोग और नेताजी को मानने वाले लोग एक होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। आप घबरा तो नहीं जाओगे? अरे हम लोग बुलडोजर से नहीं घबरा रहे, वो यूपी वाले जो बुलडोजर लिए घूमते हैं, हम उन लोगों से नहीं घबरा रहे, तो आप लोग तो नहीं घबरा जाओगे। और हम लोग बता के जा रहे हैं, बुलडोजर के पास कोई दिमाग नहीं होता है। उत्तर प्रदेश वाले हैं जो कभी कभी हम लोगों को बुलडोजर से डराते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनकी कभी चाबी खो जाती, कभी ड्राइवर भाग जाता है। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान दिया है उसको नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह का व्यवहार वो हम लोग के साथ करना है। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी है, लंबी लड़ाई है। बताओ हम लोगों की मदद करोगे कि नहीं करोगे? ए नौजवान साथियों, न नौकरी है, न रोजगार, न भविष्य है आपका, न अच्छी पढ़ाई दे पा रही सरकार। और अगर कोई घर परिवार में बीमार हो जाता है तो बताओ क्या इलाज मिल पा रहा है आपको? ये सरकारी संस्थाएं जहाँ इलाज मिलना चाहिए वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। कभी गरीबी के कारण, कभी महंगाई के कारण हमारे गरीब को अपना खेत बेचना पड़ रहा है, अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने परिवार के किसी सदस्य की जान नहीं बचा पा रहा। अगर ये किसी ने संकट पैदा किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने संकट पैदा किया है। पहले तो देश की दिशा अगर किसी ने खराब की तो वो कांग्रेस के लोगों ने खराब की, और उसी रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जिस समय कोरोना के समय पर एक गर्भवती महिला चलते चलते हुए पन्ना की पहली बार आई थी। वो गर्भवती थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। आप लोग पुरानी खबरें निकालना, पत्रकार साथी जानते होंगे,
कि न जाने कहां से महाराष्ट्र से चल करके वो आई थी। वो कोरोना के समय पर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। वो पैदल पैदल आपके जिले में पहुंची थी, जाकर के अस्पताल में भर्ती हुई, और अस्पताल में भर्ती हुई तब उसकी गर्भवती थी, बेटी हुई थी शायद। सोचिए, याद कीजिए, कोरोना का समय, कोई सरकार ने मदद नहीं की आपकी, कोई सहयोग नहीं किया। और केवल कोरोना ही नहीं, याद कीजिए बीजेपी की नोटबंदी। बताओ, आपको लाइन में लग करके पूरा का पूरा हिसाब किताब देना पड़ गया था कि नहीं देना पड़ा था? सब पैसा जमा करा लिया आपका। ये पहली सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए इन्होंने बंद करा दिए। बताओ, किसी के पास है 2000 रुपया कि नहीं है? और अगर कहीं छिपा के रखा होगा तो जो आप लोग उड़ाते हो कभी कभी ड्रोन, शादियों में, कार्यक्रमों में, अगर कहीं 2000 रुपए का रखा है नोट और बीजेपी वालों को पता लग गया तो वो ड्रोन से वही चिप लगा हुआ 2000 रुपए ढूंढने आ जाएंगे। याद है कि नहीं याद है आपको? क्या फैलाया था बीजेपी के लोगों ने कि 2000 रुपए में चिप लगा है? क्या चिप लगा था 2000 रुपए में? यहां बताओ, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा मध्य प्रदेश में? बताओ, अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों को घर दे दिया मध्य प्रदेश में सबको। पहले कांग्रेस ने घर नहीं दिए, अब बीजेपी ने गरीबों के घर नहीं बनवाए। बताओ, आज भी खपरेल के घरों में, पुराने घरों में रह रहे हैं आप लोग। अभी जितने घर हो जाने चाहिए थे नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे लाडली योजना, बताओ कितनी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को लाडली योजना दे रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर 40%, 50% अभी महिलाएं बेचारी इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें लाडली योजना से लाभ पहुंचेगा। नहीं पहुंचा पा रहे ये लोग। ये केवल झूठ बोझ करके सत्ता में रहना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं कि हम लोगों की मदद करिए। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने जो सपने दिखाए थे, उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष का रास्ता दिखाया, उस संघर्ष के रास्ते पे चल करके अपने लोगों का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये न केवल वोट का चुनाव है, बल्कि याद रखना, ये चुनाव आपके मान सम्मान का भी है, आपके हक का भी चुनाव है, आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना, और ये न समझना कि हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग पहले की तरह नहीं। अब चाहे कैसी परिस्थितियां हो, हम लोगों को एक बार नहीं, 2 बार, कई बार आना पड़े, मध्य प्रदेश में आकर के लोगों को हम मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। कोई कब सोच सकता है? ये घटना मुझे नहीं पता लगी थी, ना जानकारी में थी जब मैं मंच पे आया था। ये बताओ, किसी खेत में कोई जानवर चला जाए, उसे इतना गुस्सा आ जाए कि किसी की सदस्य की जान ले ले। मैं आपको कहता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, इस परिवार के लिए जो भी कानूनी मदद होगी हम लोग करने का काम करेंगे। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इनको अच्छा से अच्छा वकील खड़ करके इनकी कानूनी मदद करेंगे। और चुनाव के बाद हमें अगर पार्टी की तरफ से भी मदद करनी पड़े तो हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और मुझे याद है, इसलिए नहीं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए नहीं ये बात मैं कह रहा हूं। हम समाजवादी लोग कहीं भी अन्याय देखते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के हम उन पीड़ित लोगों की मदद करने का काम करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मदद करने का काम करते हैं। मुझे याद है, मुरैना में एक गुर्जर नौजवान, उम्र बहुत कम थी, वो अग्निवीर भर्ती के लिए गया था आगरा में। एक गुर्जर समाज का नौजवान अग्निवीर की भर्ती को देखने आगरा में गया था। आप सोचिए, कभी कल्पना कर सकते हो कि ऐसी घटना भी कर देगी पुलिस? मध्य प्रदेश का नौजवान भर्ती देखने गया आगरा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, और उस नौजवान को बस से उतार करके उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी जान ले ली। अगर किसी ने उसके परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने उस गुर्जर नौजवान को 5 लाख रुपए दे करके उस परिवार की, उस मां की मदद करने का काम किया था। वो यूपी का नहीं था, हमारे बीच का नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था,
वो भर्ती के लिए, नौकरी के लिए गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी जान ले ली थी। सोचिए, बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, दोनों बीजेपी की सरकार ने मदद नहीं की। अगर मदद करने के लिए किसी ने हाथ आगे बढ़ाए थे तो समाजवादी लोगों ने, वो परिवार मुझसे मिला था, हम लोगों ने उस परिवार की 5 लाख से मदद करने का काम किया। इसलिए साथियों, आप लोग मदद करना समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी गरीबों के दुख दर्द को समझने वाली पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। डॉक्टर लोहिया को हम लोग उनके सिद्धांतों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मदद करना, तभी मैंने कहा है कि देश की जो ज्यादातर आबादी है वो हमारी पीडीए आबादी है। पीडीए ही हराएगा एनडीए को। और जब से हम पीडीए की बात करने लगे हैं, बहुत से लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। जानते हो, पीडीए ही हराएगा एनडीए को। ये जो पीडीए का फार्मूला ऐसा है कि इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और इसलिए नहीं टिक सकता क्योंकि आबादी में ये लोग ज्यादा हैं। अभी जो कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, कांग्रेस वाले बताएं हमें, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। 1931 तक जाति जनगणना हुई है। आजादी के बाद सरकार उनकी बनी। आखिरकार किन कारणों से उन्होंने जाति जनगणना रोकी थी और रोक दी जाति जनगणना, जिसके बाद कभी भी जाति जनगणना नहीं हुई। उस लोकसभा में, जिस लोकसभा में जाति जनगणना को लेकर के नेताजी से लेकर के, हमारे शरद यादव जी से लेकर के, लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के और दक्षिण भारत के नेताओं ने जब खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी से कहा था कि जाति जनगणना कराओ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब उन्होंने जाति की जनगणना नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि 1931 के बाद से और आज तक जाति जनगणना को रोकने का किसने काम किया था? कोई और दल नहीं, कांग्रेस पार्टी थी जिसने रोकने का काम किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। कौन भरोसा करेगा इनकी बातों पर? इस तरह बीजेपी भी कह रही है दबी जवान कि अगर परिस्थितियां बनी तो हम भी जाति जनगणना कराएंगे। मैं अपने पिछड़े दलित तो आदिवासी भाई और अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, ये आपको धोखा देने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इनका पूर्व का इतिहास उठा करके देख लो, इन्होंने कभी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं कहा और न कभी फैसले लिए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यूपी में जीत करके और जब कभी दिल्ली की सरकार बनेगी, हम उसी को समर्थन कर देंगे जो जाति जनगणना कराएगा, हमारे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाएगा। और अगर उसके सिद्धांत को नहीं बढ़ाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमें भरोसा दिलाओ, आप लोग जिता करके भेजोगे। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा है और हमें समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। जो फैसले स्वास्थ्य क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में लिए थे, 20 साल के लगभग सरकार होने के बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में आबादी अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। दिल्ली की सरकार कहती हो कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का भाषण जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है। तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है, तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे। क्या ये सच बताया जा रहा है? और जिस होटल में प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें गरीबों के लिए कह रहे थे, उस होटल में तड़का दाल 950 रुपये की मिलती है, काली दाल 1000 रुपये की एक प्लेट मिलती है। और अगर गेहूं की रोटी दाल के साथ खाओगे तो कम से कम आपकी जेब से 400 रुपये निकाले जाएंगे, तब रोटी मिलेगी आपको। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आपको? समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें, क्या गठबंधन कांग्रेस से फिर करेंगे? मध्य प्रदेश में कैसा जन समर्थन मिल रहा है? चुनाव के बाद होगा समझौता। या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ? खुद बंदूक लेके घूमते हैं जो प्रत्याशी नहीं, अपनी सुरक्षा में लेके चलते होंगे ना। अब आप ये बताइए, आप इनके बारे में तो सवाल पूछ रहे हो, हालांकि मुझे उसके बैकग्राउंड की कहानी पूरी नहीं पता है। मैंने केवल उदाहरण एक दिया आपको। एक नौजवान
गुर्जर समाज का, मुरैना का, वो अग्निवीर की भर्ती देखने आगरा गया था। बीजेपी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर लिया। क्या बीजेपी की यूपी की पुलिस ने या यूपी की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस परिवार की क्या मदद की? मान लीजिए इसके परिवार इस परिवार की जो घटना हुई और परिवार का कोई सदस्य की जान गई है, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उस परिवार का न्याय मिले, उस परिवार के साथ सरकार खड़ी दिखाई दे, जो पीड़ित हो उसके साथ सरकार खड़ी हो। पिछले चुनाव में सामंतवाद और मनुवाद का केवल विरोध, मतलब देखिए मनुवाद सामंतवाद तो ये विरोध तो होना ही चाहिए। देखिए सामंतीवाद होगा और मनुवाद है, उससे विकास होगा, उससे लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर इस तरह के लोग रहेंगे कहीं भी, सामंती प्रवृत्ति के लोग हों, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हों, उससे समाज नहीं चलेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हमारे योगी मुख्यमंत्री जी हैं, क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान नहीं थी, जब से वो सरकार में आए हैं उन्होंने पहचान ली है। सच्चाई ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तब उनकी पहचान हुई है। सोचिए आप, एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश की कोई पहचान नहीं थी, और सच्चाई ये है कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हमारे पत्रकार साथी भी जाने होंगे कि योगी कौन है, और उनका योग तो आपने देखा होगा वीडियो में, एक टांग पे खड़े होकर के ऐसे डगमगा रहे थे। क्या योग अभी तक तो ये था कि 85,000 वोट मिलेगा हमें, 90,000, अब 1 लाख करीब 1,35,000। क्या कारण है भाई, जबकि आप सामंतवाद पे लगातार हमलावर हैं? क्या आपको सामंत मतलब वर्ग के वोट नहीं चाहिए? देखिए सामंतवाद मोबाइल पीछे करो, इतना बड़ा गंभीर विषय है, इतना बड़ा कैंसर है, ईश्वर को कभी किसी को सामंतवाद न देखना पड़े। एक फिल्म बनी है शूद्र द राइजिंग, चूँकि जल्दी में मैं भूल गया, समय कम था। मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने लोगों से कि जब वोट डालने जाना तो उसके पहले फिल्म शूद्र द राइजिंग देखकर जरूर जाना। और आप इस फिल्म शूद्र द राइजिंग देखिएगा, किस तरह से ये सामंतवादी हमारे गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध देते थे, किस तरह बच्चों की जीभें काट देते थे और कान में शीश डाल देते थे। तो मनुवादी और सामंतवादी जो हों वो मुझे वोट ना दें, उन्हें के वोटों की मुझे आवश्यकता नहीं। पन्ना जिले की विधानसभा में खाले घाटी और ऊपर घाटी हो रहा है, लेकिन आप तो प्रदेश से ही बाहर हैं, कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? देखिए ये शर्मा जी आपके सोचने का तरीका है, यहाँ सिर्फ मूल निवासी और यूरेशियावादी हो रहा है। जो मूल निवासी हैं इस देश के 85% वो हमें वोट देंगे, और जो 15 हैं वो यूरेशिया के लोग हैं, वो लोग यूरेशिया वालों को वोट देंगे। मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहिए? कम से कम मतदाताओं को मैं 85% लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि चुनाव चिन्ह साइकिल में वोट दीजिए। इन सामंतवादियों को मैं 3 दिसंबर को जब MLA बनूंगा तो इनकी सारे काले कारनामों की जांच करा के मैं इनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। अगर भाई साहब आप विधायक बनते हैं तो आपके मुद्दे क्या होने वाले? हमारे मुद्दे पहले सामंतवाद को खत्म करेंगे, फिर मनुवाद को खत्म करेंगे, इसके बाद विकास, शिक्षा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं पत्रकार साहब, ये दनादन चालू। धन्यवाद। बहुत